हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आपने सीयूईटी 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। आपके अलग अलग डोमेन्स हैं और आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो केमिस्ट्री डोमेन के लिए होने वाली है कि भाई मैम हमें सीयूईटी 2024 का एग्जाम केमिस्ट्री डोमेन में देना है तो हम क्या करें। ठीक है, तो हम कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और स्ट्रैटेजी कुछ देखेंगे कि भाई आपको क्या चीज मदद कर सकती है जो आपका शॉर्ट सिलेक्शन करवाए सीयूईटी 2024 में और आपका ड्रीम कोर्स जो है बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है, वो आप जरूर पाए अपने एग्जाम के बाद। ठीक है, तो पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं भाई कि सीयूईटी यूजी देना है हमें 2024 का, ठीक है, और हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है? आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा बेसिक से स्टार्ट करनी है। किससे स्टार्ट करनी है? बेसिक से स्टार्ट करनी है। बेसिक का मतलब क्या है कि आपकी जो मेन एनसीईआरटी बुक्स हैं, मेन जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें फाउंडेशनल जो इंफॉर्मेशन होती है उसे कंज्यूम करना है आपको। ठीक है, उसे अपने अंदर डाइजेस्ट करना है, ठीक है, समझना है उसे ही। बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी अगर एक बार नहीं समझ में आती आपको तो 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। अगर फिर भी नहीं आती आप मदद लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन हम लोगों के, मैं ही आपको केमिस्ट्री अभी पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो आप वो जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग भी अगर आपको मतलब ज्वाइन करनी है तो आप वहां जाके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। बेसिकली क्या आपका टारगेट है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करना है। द फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाने से पहले, ये कहावत बहुत बच्चों ने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो अपने बड़े भैया दीदी और पेरेंट्स से पूछना कि वो लोग क्या बोलते हैं कि भैया बिल्डिंग बनाने से पहले नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। नींव क्या होती है? फाउंडेशन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, खूब बड़ी बिल्डिंग, खूब नॉलेज का बड़ा बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें इंट्रिकेसीज कर सकते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज कुछ और कहीं से कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको अपना फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है, अपनी तैयारी से पहले। ये सब चीजें हमें पता होती है, हमें पता है कि हमें पता होती है सबकॉन्शियसली, लेकिन जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब हमें एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। और जब हम दोबारा से ये बातें सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में ऐसे क्लिक होता है कि यस यार, हमें मतलब एक स्टेप वाइज प्रोसेस, ऑल्दो हमें पता होता है मोटा मोटा, लेकिन फिर भी हम लोगों को जब ऐसे हम दोबारा से रिवाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है यस क्लिक 1 2 3, ये हमें करना है, ये पहले करना है, इसके बाद ये करना है ना। तो ये चीज है। तो पहले आप क्या करेंगे? बेसिक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक, ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो उसके बाद क्या होगा? आप इनिशियली ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं नहीं कर पाती हूँ, आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो एक बड़ा एम कर रहे होते हैं उसे क्या करना होता है, जो आपका एम होता है उसे आप छोटे छोटे गोल्स में तोड़ लीजिए। क्या? गोल्स में तोड़ लीजिए, ठीक है। तो पहला गोल क्या था आपका? पहला गोल था आपको पता होना चाहिए भाई कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, वीक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने जब ये डिसाइड कर लिया तो आप क्या करेंगे? प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? इनिशियली आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, ठीक है, सबको ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है पहले, ठीक है, और आप उसे एक डिसिप्लिन रेगुलर लाइफस्टाइल में जब आप ढालने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको तकलीफ होती है। आपका मन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो ज्यादा बेटर था, ठीक है, ये चीज ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे रिस्ट्रिक्ट करना है, अपना गोल नहीं भूलना है, क्योंकि हम एकदम से एम के पीछे भागेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। जब हम छोटे छोटे चंक्स में इंफॉर्मेशन तोड़ लेंगे, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या है, काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले हमने डिसाइड किया, फिर हमने इनिशियली ऑब्स्ट्रक्शंस आए, लेकिन इट विल गेट इजी माय फ्रेंड्स विद टाइम। व्हाट दे से
कि भाई हमें इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो रेगुलराइज्ड जो साइकिल बनाएंगे आप अपनी, इट विल टेक टाइम, बट यू डू नॉट हैव टू थिंक कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर माइंड फर्स्ट, be strong in your mind, make your mindset, build your mindset, and then you will be able to achieve the target that you are targeting, that you are studying for, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके नजरिए से देख लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भाई कि टोटल क्वेश्चंस जो हैं आपके वो 40 आपको अटेंड करने होंगे एटलीस्ट 50 में से, राइट। 40 अटेंड करने होंगे 50 में से। मार्किंग स्कीम आपके लिए बोल रहे हैं कि +5 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट, ठीक है। आप कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम 13 है, 1.33 है, 1 है, कितना है, -1 है, ठीक है। तो बी वो कि +5 आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा, -1 इनकरेक्ट के लिए मिलेगा, एंड 0 विल बी अवॉर्डेड फॉर द अनअटेंडेड क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद यू गेट 60 मिनट्स। दिस सब्जेक्ट केमिस्ट्री इज फ्रॉम वन ऑफ द सब्जेक्ट्स डोमेन्स में से जिसमें 60 मिनट्स मिलते हैं। बाकी 21 डोमेन्स में आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, लेकिन ये उन 6 सब्जेक्ट्स में से है जिसमें आपको 60 मिनट मिलते हैं, राइट। उसके बाद टोटल मार्क्स देखिए आपके, तो आप कितना 200 में से स्कोर करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी आप स्कोर करेंगे वो 200 में से स्कोर करेंगे, राइट। उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं, अपना वेटेज देख लेते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किसी में से थ्योरेटिकल आते हैं, किसी में से प्रैक्टिकल आते हैं, प्रैक्टिकल एज इन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में से जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो सब देख लेते हैं कि क्या वेटेज है और क्या सिलेबस है आपका, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक का पोर्शन देखें इन सब में, तो आप देख रहे हैं 120 to 130 आपके क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इसमें करने के लिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक में 60 to 65 और फिजिकल में कहीं 60 to 70। तो ऑर्गेनिक देख रहे हो आप कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एंड इट इज एन इजी सब्जेक्ट कंपैरेटिवली फिजिकल, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, लॉज समझने होते हैं, ठीक है। आपकी एक सेकंड पार्ट बुक ही पूरा ऑर्गेनिक का है, ठीक है। तो यू ओनली हैव टू लर्न द नेम रिएक्शंस, और उसमें जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, केस बेस्ड स्टडीज आ सकते हैं आपके, ठीक है, ऑर्गेनिक में। अब हमें जब क्वेश्चंस का वो पता चल गया है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें, अगर आप ऑर्गेनिक में देखें तो आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आता है पहले, उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन आता है, अमाइंस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइंस आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो और बायोमोलिक्यूल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स, ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन जो पॉलीमर है आपका, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, उसमें आपका एनसीईआरटी से हटा दिया गया है वो, लेकिन आपके सीयूईटी के सिलेबस में ये है बच्चों, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये दोनों चैप्टर्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि पॉलीमर में से तो कि बस मोनोमर बताना होता है आपको, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, एडिशन, रिएक्शन कौन सी होती है, बस ये पूछ लेते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो इज वेरी सिंपल। इफ यू हैड नॉट रीड इट, तो उसको प्लीज रीड करो, अभी कर सकते हो आप। तो यू कैन मेक दिस चैप्टर, अपने आप ही आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बस सिंपल पूछते हैं कि भाई उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट का कितने परसेंटेज में हो जाएगा, आयोडीन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, इसका फिनॉल का कितना परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक सोप्स में क्या डालते हैं, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में कहूंगी एक बारी को आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर आर ओनली, मतलब कि आपको बस उसे एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा और आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये डिलीटेड चैप्टर्स है एनसीईआरटी में से, बट वी हैव टू लर्न देम।
उसके बाद rest all chapters are in NCERT. The most important chapter is aldehyde, ketone and carboxylic acid. What? Aldehyde, ketone and carboxylic acid. Why? Because इसमें से जो name reactions होते हैं those are very important. Reimer-Timer reaction, Cole-Base reaction, ये सब इसी के अंदर है. Those are very important name reactions. उसके बाद amines आता है आपका, formation of amines बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, कलर किससे आता है, कौन सी वो सेंट मेस रिएक्शन और बाद में जो उसका येलो और ऑरेंज कलर होता है वो किससे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट गटम एंड कोच रिएक्शन, ठीक है। बाकी ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये दो चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम देखें, अभी हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें से आप अगर और भी लिखना चाहे तो एल्डिहाइड कीटोन में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन 4 to 5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अमाइंस में भी 3 to 4 क्वेश्चन आप देखेंगे तो यही पैटर्न फॉलो होगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम 13 to 18 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। मोस्ट क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं आपके चैप्टर वो है सरफेस केमिस्ट्री, वेरी इजी चैप्टर, ओनली थ्योरेटिकल चैप्टर, कुछ नहीं पूछेगा वो, कोलाइडल सॉल्यूशन पूछ लेगा, पेप्टाइजेशन पूछ लेगा, टिंडल इफेक्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। टिंडल इफेक्ट तो मतलब आ भी रखा है PYQs में, ठीक है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री तो बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और आप 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। जब आप इन सिलेबस के बारे में पढ़ रहे होते हैं आप कहेंगे मैम ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके दिमाग में एक बेस बनता है कि भाई एक हमारे पास सिंपल चैप्टर है, दो हमारे पास सिंपल चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन थोड़ा टफ चैप्टर है, हमें उसमें ध्यान देना है, तो इससे बाइफर्केशन बनता है आपके दिमाग में, एक टेबल बनाते हैं आप कि किस पे कितना ध्यान, कितना टाइम मैनेजमेंट करता है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके लिए करने हैं मेनली, क्योंकि आपके इसमें से क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर ग्राफ्स भी होते हैं बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स में तो 0 ऑर्डर का होता है, ठीक है, 1st ऑर्डर का होता है, ये सब आपको ग्राफ्स बता देगा वो कि ग्राफ्स कैसे करने हैं। और सॉल्यूशन के अंदर तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं आपके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट ऑफ फैक्टर, ये सबसे आपके सवाल आते हैं। तो आप सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स ये जरूर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि थ्योरी प्लस क्वेश्चंस ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इसके अंदर चलिए आपने, ये है हमारा यूनिमॉक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सिलेबस के बारे में तो बात कर रहे थे, थोड़ी सी यूनिमॉक्स के बारे में भी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप NCERT पढ़ने बैठ रहे हैं या कुछ भी पढ़ने बैठ रहे हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की, तो अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, please approach to online and offline facilities that we are providing to students for CUET 2024, ठीक है। आपको ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, आप YouTube चैनल पर जाके हमारे लेक्चर्स देखिए, पद्मा मैम के लेक्चर्स देखिए, हिस्ट्री के लिए, सोशियोलॉजी के लिए नम्रा मैम के देखिए, मनीष सर GT कवर कर रहे हैं, विनायक सर GT कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टीचर्स जो आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपना मटेरियल, ठीक है। तो आपको उससे हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा एक स्ट्रक्चर कि आप कैसे रीड करें, स्टडी करें, ठीक है। मैं केमिस्ट्री कवर कर रही हूँ, आप ऑनलाइन के लिए यूट्यूब कर सकते हैं प्रेफर, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स हैं, और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको इजी होगा अपनी जर्नी थोड़ा तय करने के लिए, क्योंकि यू विल बी इन गाइडेंस। अगर आप इसमें भी संतुष्ट नहीं है कि भाई हमें ऑनलाइन ऐसा नहीं आता है, तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, आप ऑफलाइन आइए, ठीक है, बात कीजिए, यहाँ पे सेंटर है, प्रॉपर टीचर्स आते हैं, आपकी क्लास लेते हैं, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी अपनी जर्नी इजी कर सकते हैं और CUET फोड़ सकते हैं, राइट। उसके बाद
नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट बचता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 10 to 14 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, एक्सपेक्टेड है 10 to 14 क्वेश्चन। मेटलर्जी और पी ब्लॉक आपका डिलीट कर दिया गया है एनसीईआरटी से, बट इसमें सीयूईटी में आता है, और पी ब्लॉक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेटलर्जी फिर भी इजियर साइड पे है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, वैन आर्कल मेथड, और अलग अलग मेटल्स, ओर्स, इन सब अलग अलग मेटल्स के ओर्स आपको डिफाइन करने हैं। गैंग क्या होता है, गैंग क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको डिफाइन करना होता है मेटलर्जी में। और पी ब्लॉक तो इज वेरी एक्सटेंसिव, ऑल दो इसकी दो जो ब्लॉक्स है वो 11th में ही चले जाते हैं, 13 और 14, बट इधर आपको नाइट्रोजन फैमिली से पढ़ना होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। पी ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम कवर करेंगे, साथ में हम कवर करेंगे, लेकिन मैं बता रही हूं आपको कि एनसीईआरटी से क्या डिलीट हो गया है, और लेकिन वो फिर भी सीयूईटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इजी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इजी। ऑन द अदर हैंड डी ब्लॉक फिर भी हम लोग थोड़ा सा ये कह सकते हैं बल्कि चैप्टर है, समझने के लिए कोई हार्म नहीं है, मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो थोड़ा इजियर साइड पे है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी, अब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, अब हमारे माइंड में एक फ्रेमवर्क बन गया है। अब हम उसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, हमें शिकार पता चल गया है, अब हम धीरे धीरे जाके उसे अप्रोच करेंगे। कैसे करेंगे? स्ट्रैटेजी बना के, ठीक है, टू डू लिस्ट बना के। तो पहले क्या देख रहे हैं हम लोग कि सिलेबस कंपटीशन बाय द एंड ऑफ सिलेबस कंप्लीशन बाय द एंड ऑफ जनवरी। क्या देख रहे हैं आप? जनवरी के एंड तक आपका सिलेबस बच्चों पूरी तरह डिटेल में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा बचना नहीं चाहिए जो आपकी आंखों के सामने से ना गया हो, ठीक है, जनवरी के एंड तक। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे तब आप नोट्स बनाएंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे तब आप नोट्स बनाएंगे, नहीं पता चलता मुझसे कहिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, मेक नोट्स के बाद शॉर्ट नोट्स, व्हाई? बिकॉज यू विल बी थॉरली गॉन थ्रू बाय द सिलेबस। उसके बाद आपने नोट्स भी बनाए होंगे अपने, उससे शॉर्ट नोट्स बनाना, वन लाइनर्स बनाना इज वेरी इजी। तो आप क्या करेंगे? पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, साथ में नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, और उससे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ताकि आपका जब एग्जाम पास हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ रिवीजन साइकिल्स। क्यों? क्योंकि आपकी 2 साइकिल्स तो जनवरी फरवरी मिड तक एंड हो ही जानी चाहिए, मैक्सिमम 6 साइकिल्स ले सकते हैं आप। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आपने कितने साइकिल्स डिटेल में पूरे कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, तब आपको चैप्टर के बारे में पता चलेगा कि आपने कितनी इन डेप्थ नॉलेज करी है। सेक्शन वाइज तीनों सेक्शन के अलग देंगे, ऑर्गेनिक का देंगे, इनऑर्गेनिक का देंगे, और आप किसका देंगे? फिजिकल का देंगे। इनका अलग अलग सेक्शन वाइज टेस्ट देंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देंगे, सबका मिक्स करके, ठीक है। समझ में आया आपको? स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कैसे कैसे चलना है? ये फुल आप कर लेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। 200 में से कम आपको 180 कम से कम स्कोर करना ही चाहिए, ठीक है, 175 180 इतना तो टारगेट लेकर ही चलो, अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उम्मीद है आपको केमिस्ट्री की सारे डाउट्स कंप्लीट खत्म हो गए होंगे, आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई है, टू डू लिस्ट पता चल गई है, चेकलिस्ट बनाइए अपनी, टिक करिए उसमें सिलेबस सारा चेकलिस्ट करिए, टेस्ट दीजिए और अपना सीयूईटी 2024 की जर्नी कंप्लीट कीजिए अपने कॉलेज में एडमिशन के बाद। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिवॉक्स। थैंक यू।